हेलो एंड वेलकम टू स्टडी बडी। मेरा नाम है अविनाश सिंह और हमारा आज का टॉपिक है होम आइसोलेशन। हम इसमें जानेंगे कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दिए गए जो दिशा निर्देश हैं होम आइसोलेशन में रहने के वो क्या-क्या हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से होम आइसोलेशन में रहना है। पेशेंट्स जिन्हें माइल्ड कोरोना वायरस है उन्हें क्या करना है, किस तरह से आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बचना है कोरोना से। एसिम्प्टोमेटिक केसेस और सिम्प्टोमेटिक केसेस क्या हैं, एसिम्प्टोमेटिक केसेस को होम आइसोलेशन में कैसे रहना है, कैसे पेशेंट्स को होम आइसोलेशन में रहना है। अगर आप होम आइसोलेशन में रह रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी मेडिसिन आप लोगों को लेनी है, ये भी डिस्कस करेंगे। अपने बॉडी को किस तरह से मॉनिटर करना है, आपके सिम्टम्स को कैसे मॉनिटर करना है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। और जो लोग केयर टेकिंग कर रहे हैं, जो केयर दे रहे हैं कोविड के पेशेंट्स को अपने घर में, उन लोगों के लिए भी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसे भी बताएंगे कि उन लोगों को कैसे रहना है और किस तरह से हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करना है ताकि वो भी संक्रमित नहीं हो। किसी पेशेंट को कोरोना का माइल्ड इन्फेक्शन है तो अपने घर पर किस तरह से होम ट्रीटमेंट करके ठीक हो सकता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और अर्जेंट केस में मेडिकल अटेंशन आपको कब चाहिए, आपको डॉक्टर से कब बात करना है, ये बताएंगे। और आप ठीक होने के बाद कब होम आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं, ये भी बताएंगे। तो ये हैं हमारे टॉपिक्स जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो नए गाइडलाइंस आए हैं, ये गाइडलाइंस 2 जुलाई के जो गाइडलाइंस आए थे 2 जुलाई 2020 2020 में, उसको सुपरसीड करता है। मतलब कि उसके ऊपर ये गाइडलाइंस है। अगर आप लोगों को पहले वाला कोरोना होता है, किसी को भी, भगवान नहीं करे कि किसी को हो, हम तो नहीं चाहेंगे कि कोई इन्फेक्टेड हो, लेकिन जो पेशेंट अगर कोई भी इन्फेक्टेड होते हैं कोरोना से, पहले वाले कोरोना से 2020 में जो कोरोना था उससे अगर कोई इन्फेक्टेड होता है तो नॉर्मली वो ठीक हो सकता है, उसको माइल्ड इन्फेक्शन होगा और वो घर पे रह के अपना ट्रीटमेंट कर सकता है। और जो लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं उन्हें क्या करना है ये इसमें बताया जाएगा। एसिम्प्टोमेटिक केसेस क्या होता है? एसिम्प्टोमेटिक केस का मतलब होता है कि वो केस जिसे लेबोरेटरी में कंफर्म किया गया है कि इस आदमी को कोरोना है, पर इसको कोरोना का लक्षण नहीं दिख रहा है इसके शरीर में। जैसे कि मान लीजिए सर्दी है, खांसी है, फीवर है, लेकिन उसको सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल भी शरीर में सही है, तो इसे कहेंगे एसिम्प्टोमेटिक केस। इसमें पता नहीं चल रहा है कि ये कोरोना है कि नहीं है। हो सकता है कि उसको नॉर्मल राइनो वायरस से जो फीवर होता है, जिसे हम लोग कॉमन कोल्ड एंड फ्लू बोलते हैं, हो सकता है वो भी हो। तो वैसे केसेस में कोरोना की दवाई खाना अच्छी बात नहीं है। तो उसे कैसे पहचानना है? तो इसे डॉक्टर से ही पहचाना जा सकता है। इसीलिए सबसे पहले कि हम मेडिकल एडवाइस लेंगे, जो मेडिकल रिपोर्ट में आएगा उस हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। अब हमारा पहला टॉपिक है कि कैसे पेशेंट को होम आइसोलेशन में रखना है। पेशेंट्स एलिजिबल फॉर होम आइसोलेशन। तो पहला नंबर है कि ऐसा पेशेंट जिसे अप्रूव किया गया है, मेडिकली कहा गया है कि ये आदमी को कोरोना है, माइल्ड सिम्टम्स है, वो आदमी होम आइसोलेशन में रहेगा। जिसे कोई मेडिकल ऑफिसर बोल दिया कि इस आदमी को कोरोना है तो वो उसको होम आइसोलेशन में रहना चाहिए। और ऐसे केसेस में क्या कि घर में जो है ना वो एकदम बराबर फैसिलिटी होना चाहिए। जैसे किसी और फैमिली मेंबर को कोरोना नहीं हो, इसलिए सेपरेट रूम हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, रूम में खिड़की हो, दरवाजा हो, अगर वेंटिलेटर वाला फैन है तो वो भी और अच्छा है, उसको भी चला दीजिए। और जो आदमी इन्फेक्टेड है उसके पास हमेशा एक आदमी रहना चाहिए जो उसका केयर टेकिंग करे, जो उसका ध्यान रखे, और एकदम 24 घंटा रहना चाहिए। और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। मतलब कि कोई ऐसा आदमी नहीं हो जिसे जान पहचान नहीं हो, जिसके पेशेंट को बात करने में थोड़ा हिचकिचाहट हो, ऐसा आदमी केयर टेकिंग नहीं करे। मतलब जो थोड़ा क्लोज आदमी है उसको केयर टेकिंग करना चाहिए पेशेंट का। बात करते हैं कि जो 60 इयर्स के अबव जो पेशेंट हैं, जो एल्डरली पेशेंट हैं, उन्हें बहुत सारा बीमारी भी होता है, जैसे ब्लड प्रेशर जिसको हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, डायबिटीज मतलब शुगर होता है, हार्ट का प्रॉब्लम होता है, लंग्स का प्रॉब्लम होता है, बहुत लोगों को दमा होता है, सांस लेने में तकलीफ होता है, लीवर, किडनी, ये सब का बीमारी होता है, थोड़ा नर्व्स का भी प्रॉब्लम होता है। बहुत लोग को देखते हैं हाथ कांपते रहता है तो उसको बोलते हैं, गांव में लोग बोलते हैं कंपनी। तो अगर वैसा कोई डिजीज किसी को है, कोई बूढ़ा आदमी को ऐसे नॉर्मली ये सब डिजीजेस होते हैं, तो अगर वैसे आदमी को होम आइसोलेशन में रखना है तो वैसे आदमी को होम आइसोलेशन में रखने के लिए सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, किसी मेडिकल ऑफिसर से कंसल्ट कीजिए। वो अगर आपको बोलता है कि इस आदमी को होम आइसोलेशन में रख के इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, तब ऐसे आदमी को होम आइसोलेशन में रखिए, वरना हॉस्पिटल में एडमिट कीजिए। अभी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और अभी तो ऐसा सिचुएशन हो गया है कि रोज 4 लाख 5 लाख का केस आ रहा है, जो कि ऑफिशियली डेटा बता रहा है, अनऑफिशियली पता नहीं कितना आ रहा है, ये तो किसी को नहीं पता।
लेकिन जो ऑफिशियल डेटा है हम लोग अभी उसी का बात करेंगे। और जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है, हॉस्पिटल में बेड का कमी हो गया है, डॉक्टर का भी बहुत जल्दी कमी हो जाएगा, फॉरेन से डॉक्टर भी मंगाना पड़ेगा। देखिए आगे आगे क्या होता है। हमारे पॉलिटिशियंस तो हैं, चुनाव में एकदम जम के रैली करते हैं। जो लोग बंगाल में रह रहे हैं, अभी बंगाल में पार्शियल लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर चुनावी रैली धड़ल्ले से हुआ है दोनों बीजेपी और टीएमसी का, एकदम भीड़ जुटा जुटा के, उसमें देखिए कि केस किस तरह से बढ़ने वाला है। लाखों लोग रैलियों में जुटे थे, पता नहीं किसको कोरोना है किसको नहीं है, कौन फिट है क्या है। अब तो ऐसा सिचुएशन है कि ऐसा केस हो जाए कि सरकार से संभले ही नहीं, हॉस्पिटल में बेड का कमी पड़ जाए। लेकिन खैर छोड़िए, सिस्टम का दिक्कत है। लोग कहते हैं कि नहीं, किसी पॉलिटिशियन का दिक्कत नहीं है, सिस्टम में गड़बड़ी है। तो सिस्टम में का बात सुना जाए थोड़ा, तो अगर आप लोग घर में अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ये डॉक्टर से पूछ के अपना ट्रीटमेंट करवाइए। और कैसे पेशेंट को देखिए, जैसे जो पेशेंट को इम्यून कॉम्प्रोमाइज प्रॉब्लम है, जैसे कि उनका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है। किसका इम्यून सिस्टम काम अच्छा से नहीं करता? जिसको एचआईवी होता है, किसी को हार्ट का, लीवर का, किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, किसी को कैंसर का थेरेपी हो रहा है जिसको केमोथेरेपी बोलते हैं। ऐसे लोग को होम आइसोलेशन में नहीं रहना चाहिए, इन लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए और 24 आवर्स कोई केयर करने के लिए रहना चाहिए। डॉक्टर के केयर में इन लोगों को रहना चाहिए, नहीं तो इन लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा खतरा है। और इन लोगों को होम आइसोलेशन में सिर्फ तभी रखा जा सकता है जबकि जो डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहा हो वो बोले कि हाँ ये नॉर्मल है, इनको बचाया जा सकता है, ठीक हो सकते हैं, इनको होम आइसोलेशन में रखिए। तभी वैसे पेशेंट को होम आइसोलेशन में रखा जाए, नहीं तो कोशिश कीजिए कि हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाए जितना जल्दी हो सके। और यही नहीं, अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिनको इस तरह के सिम्टम्स हैं जैसे हम अभी पहले बताएं, तो वैसे पेशेंट के जो केयर टेकिंग कर रहे हैं, जो उनको केयर दे रहे हैं, उनका देखभाल कर रहे हैं, और यही नहीं उनके फैमिली मेंबर्स जो जितने लोग भी उनके कांटेक्ट में आए हैं, उन सबको सरकार ने कहा है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन यूज करने के लिए। ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो हम लोग अमेरिका भेजे थे, और ये अपने मन से नहीं यूज करना है, जैसा कि डॉक्टर बताए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन यूज करने के लिए वैसे यूज कीजिए, और पूरा फैमिली मेंबर को करना है। और उसके साथ ही जो पुराने वाले गाइडलाइंस हैं, वो सारे गाइडलाइंस जो फैमिली मेंबर्स के लिए जो गाइडलाइंस हैं, वो आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसका फुल फॉर्म है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर .gov.in। तो ये वाला वेबसाइट आप विजिट करके खोल सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप लोगों को ये वेबसाइट विजिट करने में आसानी हो। ऐसे जितना भी वेबसाइट होगा हम सबका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होगा और ओरिजिनल जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया था नोटिफिकेशन वो चाहिए होगा, तो उसका लिंक भी हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ये अवेलेबल है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी इसे ले सकते हैं। उसका भी लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिएगा। अब पेशेंट के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है। पेशेंट को ऐसा चाहिए ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको माइल्ड है कोरोना, तो उनको लगता है कि अरे हमको तो कुछ नहीं होगा, हम ठीक हो जाएंगे, एकदम इधर उधर धड़ल्ले से घूमते फिरते रहते हैं। कल ही हमको एक लड़का मिला था कि जो उसकी मम्मी एकदम सीरियसली बीमार है, उनको कोविड से इन्फेक्टेड है और वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, लेकिन वो लड़का क्या है, वो लड़का पूरा घूम रहा है सब जगह। जब हमेशा वो पेशेंट के साथ रह रहा है तो उसको भी कोविड होने का चांसेस है। तो ऐसे लोग लोग ऐसा काम नहीं करें कि अपना लाइफ तो रिस्क पर डाल ही रहे हैं, दूसरे लोगों का भी जिंदगी को रिस्क पर नहीं डालिए। अगर आपके घर में किसी को कोरोना है, कोई पॉजिटिव है, तो आप भी घर में रहिए, अपना भी दवाई लीजिए एज प्रिकॉशनरी मेजर। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो हम अभी पहले बताए थे लीजिए। अगर घर आपका बड़ा है तो आइसोलेट करके रहिए, थोड़ा दूर दूर रहिए, चिपक चिपक के रहने का जरूरत नहीं है, बाद में भी रह लेंगे चिपक के। और डिस्टेंस मेंटेन करके किन लोगों को रहना है। मान लीजिए कि अगर किसी को कोरोना है, यंग आदमी को हुआ है, तो जो बूढ़े बुजुर्ग आदमी हैं उनको उन आदमी से दूर रखना है, क्योंकि यंग आदमी ठीक हो जाएगा, उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, लेकिन बूढ़े बुजुर्ग लोग का इम्यूनिटी कमजोर रहता है। तो बूढ़े बुजुर्ग लोग का खास ख्याल रखना है। इन लोगों को ऐसे पेशेंट से एकदम जितना ज्यादा दूर हो सके रखने का कोशिश करना है। और कोविड पेशेंट के लिए तो सबसे बेटर वही रहेगा कि वो क्वारंटाइन रहे, एक रूम में बंद रहे, रूम को जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन हो, उसमें ये नहीं कि कैद खाना जैसा रूम में नहीं, प्रॉपर वेंटिलेशन वाले रूम में वो अपना रहे। और
सिम्पटम्स तो हम पहले भी बताए थे, बूढ़े लोगों का क्या-क्या बीमारी होता है, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, तो ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए कोरोना पेशेंट से। और जो पेशेंट है, पेशेंट को हमेशा ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क यूज़ करना चाहिए। ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क क्या होता है, देखिए, ये होता है मेडिकल मास्क, ये तो हम यूज़ कर लिए हैं, ये है मेडिकल मास्क, जिसको लगाया जाता है। और इसको लगाना कैसे है, इसको ऐसे ही करके कोई क्या करता है ना कि ऐसे ही बस लगा लेता है, लेकिन इसको लगाइए तो ऐसे लगाइए। अब ये मास्क लग गया, यहाँ पर एक पिन होता है, ये पिन को ऐसे दबाइए, देखिए यहाँ दब जाएगा तो यहाँ पर अच्छे से ये सेट हो जाता है मास्क फेस पे। तो ये तरीका हुआ प्रॉपर मास्क लगाने का। और ऐसा करके 3 मास्क लगाइए, या फिर 2 मास्क ऐसा सर्जिकल मास्क लगा के उसके ऊपर से कपड़ा का भी मास्क लगा सकते हैं, या फिर N95 मास्क लगाइए। और ऐसा सिर्फ पेशेंट को ही नहीं, जो उनका केयर कर रहा है उनको भी लगाना है ट्रिपल लेयर का मास्क। और जो मास्क खराब हो जाए उसको फेंक देना। ये नहीं, देखिए ये जैसे मास्क है, इसमें पसीना अगर थोड़ा देर में लग जाता है, ये मास्क खराब हो जाएगा। तो पसीना लगा हुआ मास्क, थोड़ा भीगा हुआ मास्क को यूज नहीं करना है, ऐसे मास्क को फेंक देना है। और फेंकने का भी प्रॉपर तरीका है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो मास्क को कैसे फेंकना है, मास्क को फेंकने से पहले सबसे पहले डिसइंफेक्ट करना है सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन से। सोडियम हाइपोक्लोराइड मेडिकल में आप लोगों को मिल जाएगा, वहां से लीजिए। और कोई भी कोविड पेशेंट का मास्क अगर आप फेंक रहे हैं तो उसको फेंकने से पहले इसको डिसइंफेक्ट कीजिए, मतलब कि उसको साफ कर दीजिए, थोड़ा उसमें का कीटाणु मर जाएगा, तो उससे धो दीजिएगा तो, और उसके बाद फेंकिए, नहीं तो दूसरे को ये कोरोना हो सकता है आपके मास्क से भी। और प्रॉपर तरीके से पॉलिथीन में बांध के कहीं पर रखिए, जहां तहां मत फेंक दीजिए मास्क को। ये नहीं कि जैसे बहुत लोग होते हैं रोड पर चलते चलते मास्क निकाले फेंक दिए और दूसरा चेंज कर दिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसे पेशेंट्स को क्या करना है कि बहुत सारा पानी पीते रहना है हमेशा, ताकि बॉडी में हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रहे, पानी का लेवल मेंटेन रहे। उसके साथ ही सांस लेने के लिए आप लोग को जैसे कि क्या बोले, मास्क वगैरह पहनने का, अगर छींक आ रहा है तो नाक पर मुंह पर रुमाल रख के छींकने का, ये सारा जो एटिकेट्स है उसको थोड़ा फॉलो करना चाहिए। 7 नंबर पॉइंट क्या है, हाथ धोते रहिए साबुन से। हैंड वॉश का भी यूज कर सकते हैं, साबुन से कीजिए। अगर हाथ साफ सुथरा है तो सैनिटाइजर यूज कीजिए, जिसमें अल्कोहल कंटेंट हो, वैसा सैनिटाइजर या हैंड वॉश। और जो सर्जिकल स्पिरिट आता है, सर्जरी करने से पहले ऑपरेशन जब डॉक्टर करता है ना, तो उसको यूज करता है, आप उससे भी सैनिटाइज कर सकते हैं। ऐसे हाथ धोने से, हाथ तो हम लोग धो ही रहे हैं, बहुत लोग नौकरी से हाथ धो रहे हैं, बहुत लोग अपना बिजनेस से हाथ धो रहे हैं, तो हाथ धोते धोते हाथ ऐसे भी साफ हो गया है। सैनिटाइज करते रहिए। बहुत दुख हो रहा है कि ऐसा सिचुएशन में हम लोग हैं, और इसको रोका जा सकता था अगर थोड़ा बहुत पहले प्रिकॉशन लिया जाता तो। लेकिन हम लोगों को क्या हुआ कि लोग खुश हो गए और अनाउंस कर दिया गया कि हम लोग कोरोना फ्री हो गए हैं, भारत कोरोना फ्री हो गया है, कोरोना से जंग जीत गए हैं। लेकिन कोरोना का सेकेंड वेव आया और उससे भी तगड़ा आया, और अभी रोज 5 लाख केस आ रहा है, जो कि ऑफिशियल केस है। लोगों को जलाने के लिए शमशान घाट में जगह नहीं है, दफनाने के लिए भी जगह नहीं है। अब बताइए कि जलने के लिए बॉडी को भी लाइन में लगना पड़ रहा है, कैसा सिचुएशन आ गया है। क्या होगा हमारे देश का, हमारा देश अब खतरे में है। इसको कहते हैं कि देश खतरे में है। देश हिंदू मुसलमान से खतरा में नहीं है, देश खतरा में है कोरोना से। देश खतरा में है ऐसे लोगों के सोच से जो प्रॉपर एटिकेट फॉलो नहीं करते हैं। देश तो खतरा में है ही, अभी देश सबसे बड़ा खतरा में है। अभी इकोनॉमी हम लोगों का डूबा हुआ है, लोगों के पास पैसा नहीं है खाने के लिए। और ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि क्राइम रेट भी बढ़ेगा जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा। खैर, वो सब दूसरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेट्स कम टू द टॉपिक। हम लोगों को अपने घर में साफ सफाई रखना है, सारे सरफेस को क्लीन करना है, टेबल टॉप, डोर नॉब, मतलब कि दरवाजा का हैंडल वगैरह, ये सब को अच्छे से साफ कर देना है। डोर में जो किसी में गोल गोल नॉब वाला होता है उसको भी साफ करना है, सब सोडियम हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन से। अभी बताए थे ना थोड़ा देर पहले, तो ये है हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, तो इससे आपको साफ करना है। ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को मैनेज करते रहना है, मेंटेन करते रहना है। ब्लड का ऑक्सीजन लेवल को अगर कम होता है 94% से, तो वो उसको कैसे मेंटेन करना है, तो उसको प्रोनिंग पोजीशन में आप मेंटेन कर सकते हैं, सो के। जैसे कि पेट के बल लेट के आप लंबा गहरा सांस लीजिए, उससे क्या होगा कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, शरीर में ऑक्सीजन लेवल उससे बढ़ता है। पेशेंट को और क्या करना है कि अपने हेल्थ को सेल्फ खुद से ही मॉनिटर करना है, देखते रहना है कि उनका बॉडी का कंडीशन कैसा है, फीवर है कि नहीं है, फीवर कम हुआ या बढ़ा है, अगर फीवर बढ़ा है तो कितना है। ऐसे नॉर्मली 199 इतना टेम्परेचर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये टेम्परेचर दवाई खाने के बाद भी रह रहा है, हमेशा रह रहा है, तो प्रॉब्लम का बात है। अब हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है शरीर का, वो बीमारी से लड़ता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है हम लोगों का शरीर में,
रोग प्रतिरोधक शक्ति वो क्या करता है, बीमारी से लड़ता है। उस लड़ने के कारण बॉडी हीट होता है और बॉडी हीट होगा तभी वायरस मरेगा। इसीलिए फीवर होता है लोगों को। लेकिन ये फीवर हमेशा रहे तो ये अच्छा बात नहीं है। अगर आपको दवाई लेने के बावजूद हो रहा है तो डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट कीजिए। मॉनिटरिंग चार्ट ये है कि आप देख लीजिए किस तरह से आपको मॉनिटर करना है। तो आप एक्सेल फाइल बना लीजिए या कोई कॉपी में इस लाइन से ये सारा लिख लीजिए, सिम्टम्स और टाइम कि कब आपको कोविड का सिम्टम स्टार्ट हुआ, किस टाइम पे स्टार्ट हुआ। और उसका क्या चीज करना है ना कि हर 4 घंटा पे आपको अपना टेम्परेचर वगैरह ये सब चेक करते रहना है। बॉडी का थर्मामीटर रखिए, साफ रखिए थर्मामीटर को, और हमेशा एक साफ कपड़ा से उसको टेम्परेचर लेने के बाद उसको पोंछ दिया कीजिए, ताकि उससे क्या होगा कि रीडिंग सही आएगा, प्रॉपर आएगा। हार्ट रेट चेक करना है पल्स ऑक्सीमीटर से, और बॉडी का ऑक्सीजन लेवल भी चेक करते रहना है पल्स ऑक्सीमीटर से। और फीलिंग मतलब कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, पहले से ज़्यादा बेटर फ़ील कर रहे हैं। ब्रीथिंग मतलब साँस लेने में कोई तकलीफ़ है कि नहीं है, जैसा नॉर्मल साँस लेते हैं वैसे ही ले रहे हैं। अगर तकलीफ़ है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि ठीक है, नॉर्मल है, मैनेजेबल है। बहुत लोगों को कफ हो जाता है तो कफ लेने में भी नाक जाम हो जाता है तो साँस लेने में थोड़ा तकलीफ़ होता है नॉर्मली भी। तो वो क्या कैसा है कि नॉर्मल वाला है या एबनॉर्मल है, वो आपको चेक करना है। अब डिस्कस करेंगे कि जो लोग पेशेंट का केयर कर रहे हैं उनको क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। तो सबसे पहला नंबर है मास्क। तो जो केयर कर रहे हैं उनको ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क पहनना है, जैसा कि हम अभी दिखाए थे मास्क कुछ देर पहले लेक्चर में। या फिर N95 मास्क भी आप पहन सकते हैं। और मास्क का जो सामने वाला पोर्शन है उसको छूना नहीं है। जैसे कि ये मास्क आप लगाए हुए हैं तो मास्क का ये वाला पोर्शन को हाथ से छूना नहीं है बार बार। अगर मास्क गंदा हो जाता है तो उसको तुरंत चेंज कर देना है। चेंज करने का तरीका भी बताए थे, डिस्कार्ड द मास्क। और अपना मुंह, नाक, फेस ये सबको छूना नहीं है, टच बिल्कुल नहीं करना है। हैंड हाइजीन, हाथ कैसे साफ करके रखना है, हाथ को धोते रहना है। जब भी हाथ गंदा लगे या फिर आप खाना बनाने जा रहे हैं तब भी हाथ धोइए, खाना वॉशरूम से आ रहे हैं तब भी हाथ धोइए, खाना खाने से पहले हाथ धोइए, हाथ धोते रहिए। वैसे भी बहुत कुछ से हाथ धो लिया है हमारे देश का लोग, नौकरी से, जान से, बिजनेस से, बहुत दुख हो रहा है। हाथ धोने के लिए सोप और वाटर यूज कीजिए, साबुन यूज कीजिए, पानी यूज कीजिए। 40 सेकंड तक कम से कम हाथ धोना है। और हाथ धोने के बाद डिस्पोजेबल पेपर टॉवल जो होता है ना, नैपकिन, उसको यूज करने के लिए बोला जा रहा है ताकि उसको फेंका जा सके आराम से। या फिर आप साफ सुथरा टॉवेल यूज कर सकते हैं, लेकिन टॉवेल को भी एक ही बार यूज करना है। एक बार अगर आप उसमें हाथ पोंछ लिए, साफ कर दिए, तो उस टॉवेल को फिर से साबुन से धो दीजिए और उसके बाद सुखा के तब यूज कीजिए। और ग्लव्स हटाने के बाद हैंड वॉश करना है। और जो लोग पेशेंट का केयर कर रहे हैं तो हमेशा ग्लव्स पहन के भी रखना है। अगर कोई आदमी जो है पेशेंट को अवॉइड नहीं कर सकता है तो वैसे आदमी को क्या करना चाहिए, वो पेशेंट के पास जिसको हमेशा जाना ही है, जरूरी है उसका जाना, तो उनको क्या करना है कि पेशेंट का जो बॉडी फ्लूइड है मतलब पसीना वगैरह ये सब, इससे दूर रहना है थोड़ा, उसको अवॉइड करने का कोशिश करना है। डायरेक्टली टच नहीं करना है। अगर आपको करने का जरूरत है ग्लव्स लगा के कीजिए, और वो ग्लव्स डिस्पोजेबल ग्लव्स यूज कीजिए। जो सर्जिकल ग्लव आता है वो यूज कर सकते हैं आप। एक बार यूज कीजिए, उसको फेंक दीजिए, और हाँ, प्रॉपर तरीके से फेंकिए, ये मैं बार बार बोलूंगा, उसको डिसइंफेक्ट करने के बाद। और कोई भी चीज जो कि पेशेंट यूज कर रहा है, उसके कांटेक्ट में आया हुआ है, उन सारे चीजों को यूज नहीं करना है। जैसे कि सिगरेट, सिगरेट शेयर नहीं करना है। बर्तन, बर्तन भी पेशेंट का अलग होना चाहिए, उसका बर्तन नहीं शेयर करना है। खाना उसका शेयर नहीं करना है, उसका ड्रिंक नहीं करना है, उसके पेशेंट का यूज किया हुआ टॉवल और बेडशीट, ये सब कुछ शेयर नहीं करना है। पेशेंट का ये सारा चीज अपना अलग होना चाहिए, और ये हमेशा धुलते रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। पेशेंट को खाना उसके रूम में मिलना चाहिए। उसके रूम में कोई खाना लेके जाएगा और उसे देगा, बर्तन को हमेशा धोते रहना पड़ेगा। पेशेंट का बर्तन को धो के पेशेंट के पास ही रखिए। और बर्तन को ग्लव्स पहन के धोना है, खाली हाथ से बर्तन नहीं धोना है। और ग्लव्स निकालने के बाद आप लोगों को हाथ साफ करना है, फिर से हैंड वॉश से धोना है। और बर्तन धोते समय या फिर पेशेंट के पास जाते समय भी आपको क्या करना है कि ट्रिपल लेयर मास्क पहनना है और ग्लव्स पहनना है। या फिर उसका अगर आप बेडशीट, कपड़ा कुछ भी टच कर रहे हैं, पेशेंट के पास जा रहे हैं, तो आपको मास्क और ग्लव्स तो मैंडेटरी है, एकदम जरूरी है, पहन के ही जाना है। उसके बिना पेशेंट के पास नहीं जाना है। तो अब डिस्कस करेंगे कि जिन लोगों को माइल्ड कोरोना का सिम्टम्स है, जो एसिम्टोमेटिक लोग हैं, उनको अपना ट्रीटमेंट घर पे कैसे करना है और होम आइसोलेशन में किस तरह से रहना है। तो पहला नंबर है कि ऐसे पेशेंट को हमेशा एक
डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना चाहिए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर तुरंत उसको एड्रेस कर सके उस प्रॉब्लम को। अगर कोई पेशेंट है जिसको कोमॉर्बिड कंडीशन है, यानी कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, थायराइड है, या फिर उसका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को हमेशा अपना वो जो दवाई खा रहा है उसको खाते रहना है, उसको छोड़ना नहीं। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो शुगर का भी दवाई खाते रहिए और साथ में कोरोना का दवाई खाइए। ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो ब्लड प्रेशर का दवाई खाते रहिए, साथ में कोरोना का दवाई खाइए। और डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट में रहिए। और जैसे कि आपको जो सिम्टम्स दिख रहा है उस सिम्टम्स को मैनेज करना है। जैसे कि जो लक्षण दिख रहा है, जैसे फीवर है, नाक से पानी आ रहा है, खांसी है, तो इसका ट्रीटमेंट करना है। आपको सिम्टम्स का ट्रीटमेंट करना है और पेशेंट को गर्म पानी से गार्गल करना है, भाप लेना है, भाप को इनहेल करना है। फीवर को कंट्रोल करने के लिए आपको पैरासीटामोल खाना है, पैरासीटामोल 650 mg 4 बार दिन में। और अगर इससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए, उससे पूछिए कि क्या करना है। डॉक्टर हो सकता है कि आपको और दूसरा भी दवाई दे, लेकिन नॉर्मली आप पैरासीटामोल से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 3 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर नहीं ठीक होता है तो तुरंत इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाइए, कोरोना का टेस्ट करवाइए। अब डॉक्टर कौन-कौन सा दवाई दे सकता है, तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ये दे सकता है, जिसको NSAID बोलते हैं, जैसे कि नेप्रोक्सेन 250 mg ट्वाइस अ डेली, और आइवरमेक्टिन टैबलेट 200 mcg पर केजी, और इसे खाली पेट में खाना है 3 से 5 दिन तक। अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत है तो इनहेलेशनल बर्डसोनाइट, जिसको इनहेलर से दिया जाता है। जैसे कि जिन लोगों को अस्थमा का प्रॉब्लम होता है ना, तो उनको देखिएगा ऐसे ऐसे करके लेते हैं। दबंग फिल्म में सलमान खान की माँ लेती थी, तो इसी टाइप का आता है, वो फेस पे लगा दिया जाता है और उससे पेशेंट के मुंह में वो जाता है। वो स्पेसर होता है जिसको फेस पे लगाया जाता है, उसी को स्पेसर बोलते हैं। और ये कब देना है कि अगर आपको फीवर या कफ ऐसे सिम्टम्स 5 से 7 दिन तक रह रहा है, या उससे भी ज़्यादा रह रहा है, 5 दिन के बाद भी रह रहा है, तो ये लेते रहना है, ताकि बॉडी में ऑक्सीजन का कमी नहीं हो। और रेमडेसिविर तो लोग बोल रहे हैं कि एकदम रामबाण है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। रेमडेसिविर बहुत कम पेशेंट्स को दिया जाता है। रेमडेसिविर सिर्फ उन्हीं पेशेंट को दिया जाता है जो सीरियसली बीमार होते हैं, और रेमडेसिविर अपने से नहीं लेना चाहिए। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, होर्डिंग कर रहे हैं रेमडेसिविर का, मतलब घर में जमा करके रख ले रहे हैं खरीद खरीद के, कि इससे कोरोना ठीक हो रहा है, खरीद के रख लें। लेकिन रेमडेसिविर तभी लेना है जब कोई डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे, डॉक्टर दे रेमडेसिविर तभी लीजिए, नहीं तो इसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट भी हो सकता है। सिस्टेमिक ओरल स्टेरॉइड अगर माइल्ड केस में इसे नहीं लेना है, लेकिन अगर 7 दिन के बाद भी सिम्टम्स रह रहा है, जैसे कि फीवर, खांसी, बुखार, ये सब, तो डॉक्टर से बात करने के बाद आप लो डोज का ओरल स्टेरॉइड ले सकते हैं। और अगर शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, तो तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होने का कोशिश करें। अगर हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो पा रहे हैं तो डॉक्टर से बात करके घर में भी आप ट्रीटमेंट करवाइए, क्योंकि अभी बहुत लोगों को नहीं मिल रहा है। अगर आप घर में कर सकते हैं, आपके पास डॉक्टर अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, सारा सुविधा अवेलेबल है, तो करवा सकते हैं आप ट्रीटमेंट घर पे भी। यही हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोग जो भी टैक्स देते हैं उससे हॉस्पिटल बनता नहीं है। रोड, एक ही रोड को खोद खोद के साल भर मतलब एक बार में 3-4 बार, एक साल में 3-4 बार रोड खोदा जाता है। नया रोड बना, देखे कि 6 महीना बाद फिर से खोदा रहा है। क्या है भाई, हमारा पैसा को बर्बाद क्यों किया जा रहा है? देश का, जनता का पैसा है ये। आप टैक्स जो भरते हैं ना, वही पैसा से रोड बनता है। बार-बार बिजली का खंभा गिरा हुआ रहता है, बिजली का तार ही हमेशा ठीक किया करते रहता है लोग। ऐसा लगाओ यार कि खराब ही नहीं हो, अंडरग्राउंड कर दो। वो लोग की अंडरग्राउंड में भी प्रॉब्लम है, तो अंडरग्राउंड वहाँ प्रॉब्लम होता है जहाँ हल जोतना होता है, यहाँ हल नहीं जोतना है शहर में। यहाँ देखिए बहुत सारा तार लटकते रहता है रोड पे, ऊपर से तार कभी टूट के भी गिर जाता है, कभी-कभी तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता है उससे। जनता का पैसा का क्या हो रहा है आज? ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, और ये नहीं है कि देश में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन तो काफ़ी मात्रा में है, ऑक्सीजन का कोई कमी नहीं है भारत में, लेकिन उसको ले जाने के लिए कंटेनर ही नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है इतना कि आदमी का को एडमिट किया जाए। तो प्रॉपरली यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो भी सरकार है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सीपीआईएम हो, बंगाल में सीपीआईएम भी है, और साउथ इंडिया में चाहे कोई भी सरकार हो, यहाँ पर केरला बहुत अच्छा काम किया है। केरला की सरकार से, केरला से लोगों को सीखना चाहिए, बाकी सरकारों को। ऑक्सीजन सरप्लस बना हुआ है, पूरे देश को ऑक्सीजन दे रहा है। अब देखिए कोरोना खत्म हो जाएगा तो सब कोई भूल जाएगा। गवर्नमेंट को बोलिए कि हॉस्पिटल बनवाओ,
फिर से ऐसा पैंडेमिक मान लो कभी आ जाता है तो क्या करेंगे? फिर से यही होगा, जो भी सरकार आएगा बस सिस्टम को दोष देगा, ये सिस्टम का प्रॉब्लम है। सिस्टम है क्या? सिस्टम क्या है? कुछ भी लो अपने पर से प्रॉब्लम थोप दो सिम्पटम पे, सिस्टम पे। अब सिस्टम को ना कोई देखा है, ना कोई जाना है। अब सिस्टम पे कौन केस करेगा? सिस्टम पर तो केस भी नहीं कर सकते हैं, आदमी के ऊपर केस कर सकते हैं, किसी इंडिविजुअल पर कर सकते हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट, यहाँ तक कि कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है मैटर में। कोर्ट बोल रहा है कि लोगों का हत्या किया जा रहा है। अब बताइए कि कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ रहा है उस काम में जो गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो देश तो कोर्ट ही चला रहा है, गवर्नमेंट कहाँ चला रहा है। खैर आते हैं अपने टॉपिक पे। पेशेंट को मेडिकल अटेंशन कब चाहिए होता है? कि अगर पेशेंट को कोई सीरियस कंडीशन, सीरियस साइन सिम्टम्स डेवलप हो जाए, उसके शरीर में आ जाए, तब। जैसे कि सीरियस कंडीशन में साइंस में क्या-क्या है? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, साँस लेने में दिक्कत हो तब मेडिकल हेल्प लीजिए तुरंत। अगर शरीर का ऑक्सीजन सैचुरेशन घट रहा है, मतलब नॉर्मली ये रूम टेम्परेचर पे घर में रहने पे, तब लीजिए। शरीर में दर्द हो लगातार या फिर चेस्ट में प्रेशर फील हो रहा हो, तब लीजिए। और मेंटल कन्फ्यूजन और इनेबिलिटी टू अराउज, अगर मेंटल कन्फ्यूजन है, मतलब दिमाग से कुछ समझ में नहीं आ रहा है इधर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तब तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, एकदम बिना लेट किए। क्योंकि बहुत लोग होते हैं समझते हैं कि हम तो ठीक हो जाएंगे, मेरा इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। भाई एक बार बीमार पड़ गए ना तो गए। ट्रीटमेंट करवाइए। अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो जान से हाथ धो सकते हैं। और ऐसा मेरे रिलेशन में एक आदमी के साथ हुआ है, इसीलिए हम बता रहे हैं। वो भी सोचे थे कि नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा। 2 सप्ताह 3 सप्ताह 2 सप्ताह तक ट्रीटमेंट चला। घर पे डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा था, ऑक्सीजन भी घर पर दिया गया। और बाद में फिर कंडीशन ये हो गया कि उनको हॉस्पिटल में भी जगह नहीं था कहीं पे, ना कहीं ऑक्सीजन था। और एट लास्ट जब हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया, सब ऑक्सीजन मिल गया, तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुका था और वो एक्सपायर कर गए। तो आप लोग ऐसा ना करें। होम आइसोलेशन को कब खत्म करना है, मतलब कि होम आइसोलेशन से आप कब बाहर निकल सकते हैं? तो जैसे कि आप जब ठीक हो जाते हैं, उसके 10 दिन के बाद अगर डॉक्टर बोल दे कि आप ठीक हो गए हैं, आपको कोरोना नहीं है, आप कोरोना फ्री हैं, तो उसके 10 दिन के बाद आप होम आइसोलेशन से निकलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को 3 दिन तक कोई फ़ीवर नहीं है, कोई सिम्पटम्स नहीं है कोरोना का, तो निकलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक होने के बाद आपको कोई टेस्ट करवाने का ज़रूरत नहीं है। अगर होम आइसोलेशन में रह के आप ठीक हो गए हैं कोरोना से, तो कोरोना टेस्ट करवाने का ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से मैं समझा पाया होऊँगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा क्या गाइडलाइंस, क्या दिशा निर्देश दिए गए थे और आप लोगों को किस तरह से उन दिशा निर्देशों को मान के अपना केयर करना है, अपना ख्याल रखना है और कोरोना से बच के रहना है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए stay happy, stay safe, and keep watching Study Buddy. And if you like our video, then please like, share, and subscribe to our channel. Thank you for watching Study Buddy.